जय हिंद। तो आज हम लोग का डे 21 रहने वाला है और हम लोग बात कर रहे हैं जून 2023 का PYQ डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी 20 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस हो चुका है। आज हम लोग 21 से, जैसा कि डेली करते हैं 20 क्वेश्चन, तो आज हम लोग 21 से 40 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं। और बात हो रहा है जून 2023 का शिफ्ट 2 का पेपर है ये वाला, ठीक। तो ये सब बात तो हम लोग कर चुके हैं। आधा घंटा बहुत सीरियस वे में आप लोग को हर दिन की तरह आज भी आप लोग को कॉपी निकाल लेना है, पेन निकाल लेना है, कुर्सी में बैठ जाना है, या फिर जहां भी आप स्टडी करते हैं वहां पे बैठ के नंबरिंग वाइज सही और गलत खुद से अपना एनालाइज करते हुए चलना है। हिंदी वाले हिंदी पढ़ेंगे और इंग्लिश स्टूडेंट इंग्लिश से पढ़ेंगे। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा और ऑप्शन क्लिक करते चलना है। क्लिक नहीं, मतलब कि आपको अपना कॉपी में मेंशन करते चलना है, जैसा कि आप लोग डे 20 तक करते हुए आए हो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है। तो ये जो पर्सनैलिटी है, आप लोग को अभी तक मैंने BD सावरकर और सुभाष चंद्र बोस को बोला है कि बहुत अच्छा तरीका से आप लोग कवर करके रखिएगा। अभी इसमें आप लोग अपना एक तीसरा नाम जो कि तिलक है, तिलक को भी उसमें आप लोग को ऐड कर लेना है, जो भी आप अपना इम्पोर्टेंट एक नोट जो बना रहे हो। तिलक से भी क्योंकि बहुत बार यूजीसी क्वेश्चन पूछा है, इनका किताब से, इनके द्वारा संपादक पत्र पत्रिका से, इनके द्वारा चलाया गया गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव और फिर इस तरह का क्वेश्चन जो कि मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह का भी बहुत ज्यादा पूछा है तिलक से, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। तो तिलक को भी आप लोग को तैयार करके रखना है, ठीक है। ए स्टेटमेंट बोल रहा है कि लोकमान्य तिलक ने वेदों द्वारा प्रतिपादित वेदांत, ज्योतिष, खगोल विज्ञान का अध्ययन किया था। तो ये तिलक के बारे में सही है। उन्होंने आर्टिक कनेक्शन नामक पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर R N दंडेकर एक प्रख्यात भारतवादी थे। तो ये वाला भी सही है। मैक्स मुलर ने स्वयं अपने द्वारा संपादित ऋग्वेद के प्रति लोकमान्य तिलक को भेजी थी। तो मैक्स मुलर एक प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन रहता है, विदेशी, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा खबर यहाँ पे मैक्स मुलर का रहा है। लोकमान्य तिलक ने गीत रहस्य नामक पुस्तक की रचना मराठी भाषा में की थी। तो बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये जो है गीता रहस्य जो है ये मराठी में किया था, ये बात सही है। और मराठा जो है वो किया गया था इंग्लिश में। तो ये दोनों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उलट फेर करके पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ई नंबर तो सही है और डी नंबर भी सही है, सी नंबर भी। जो R N दंडेकर है ये प्रख्यात भारतविद है, ये भी सही है। लेकिन ये जो आर्टिक कनेक्शन है, आर्टिक कनेक्शन ये तिलक के द्वारा नहीं लिखा जाता है। बाकी सारा स्टेटमेंट सही है, मतलब कि ए सी डी और ई, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 ACDE। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट किए होंगे। और आर्टिक कनेक्शन का कौन है, तो आर्टिक कनेक्शन का याद रखना है, कुरोल हेनरी जो है वो है आर्टिक कनेक्शन का। हो सकता है आगे मैच द फॉलोइंग में इस तरह का क्वेश्चन बन जाए, जहाँ पे आर्टिक कनेक्शन दिया हो और सामने कैरोल हेनरी का जिक्र किया हो। क्योंकि इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी होता है, जैसा कि हम लोग एनालाइज करते हुए आ रहे हैं 20 दिनों से। जो भी 20 दिन से रेगुलर है उनको आप समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, अब वो लोग को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो लोकमान तिलक के बारे में याद रखना है कि वेदांग ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष से ये कनेक्टेड थे। और R N दांडेकर एक प्रख्यात भारतविद थे, ये भी कथन सही है। और मैक्स मूलर ने जो ऋग्वेद की एक प्रति लोकमान तिलक को भेजाया था, ये वाला भी सही बात है। ये इसका ईयर भी आप लोग याद रख सकते हैं, 1893 में ऋग्वेद के अपने संपादित संस्करण की एक प्रति तिलक को भेजा था मैक्स मूलर ने। लोकमान तिलक ने मराठी में गीत रहस्य की रचना की थी, ये वादा बात भी सही है। और इसका ईयर भी याद रखना है, 1905 है इसका ईयर। क्योंकि समाचार पत्र को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए यूजीसी ऑलरेडी पूछा है। द हिंदू, गीत रहस्य और बॉम्बे क्रॉनिकल और जितना भी तरह का जो उस समय में समाचार पत्र निकल रहा था, उससे क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाने के लिए पूछा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन था। आई होप कि एनालाइज समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, और थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशन जिसका ज़्यादा ज़रूरी होगा उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ज़्यादा करेंगे, नहीं तो ज़्यादा ज़रूरत वाला जो नहीं है उसके ज़रूरी नहीं है उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का, ठीक है? जैसे कि इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में, किसने कहा था, मैं अपने देश को अपनी माता मानता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ। तो ये बात अरविंदो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, देखिए फिर से आया बाल गंगाधर तिलक का यहाँ रेफरेंस है यहाँ पे। तो तिलक से रिलेटेड इस तरह क्वेश्चन बन जाता है कि आप लोग को अगर ऑप्शन में भी तिलक भेटाएगा कभी कभी, और रास बिहारी घोष, तो ये सब जो है अरविंदो के द्वारा बोला गया था कि अपनी माता मानता हूँ और उससे प्रेम करता हूँ। ये एक मॉडर्न टाइम के राष्ट्रवादी थे ये। और लाला लाजपत राय की में तो आप जान ही रहे हैं कि साइमन कमीशन से ये कनेक्टेड है। जब आता है लाठी चार्ज किया जाता है। और तिलक के बारे में तो हम लोग अभी देख ही लिए। और रास बिहारी घोष जो है ये जब 1907 का जब कांग्रेस में विभाजन होता है, सूरत अधिवेशन, तो उसके हेड जो है वो रास बिहारी घोष ही रहते हैं, ठीक है। दो पर्सनैलिटी है, एक है रास बिहारी घोष और एक है रास बिहारी बोस, ठीक है। एक है रास बिहारी बोस, दोनों अलग अलग है पर्सनैलिटी। ये है जो कि घोष जो है ये सूरत अधिवेशन का हेड है ये। और ये जो बोस है ये 1920 सब में ये एक बार विजिबल होते हैं। और फिर बाद में जाके सुभाष चंद्र बोस के साथ ये जाके इनका ज्यादा रोल वहां पे पढ़ने को मिलता है। तो ये घोष और बोस में जो है डिफरेंस आप लोग को याद रखना है, रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस में। क्योंकि क्वेश्चन घुमा करके ये दोनों से कंफ्यूजिंग करने के लिए ऑप्शन में इस तरह का डाला जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बात कहा गया था, अरविंदो के द्वारा कहा गया था। लाजपत राय स्वराज पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तिलक जो है ये लोगों द्वारा सम्मानित के रूप में जाने जाते थे। रास बिहारी बोस जो है 1907-8 में हेड थे ये कांग्रेस के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से किस हड़प्पन स्थल के किलाबंदी के साक्ष्य नहीं है। तो ये वाला जब हम लोग हड़प्पा कवर कर रहे होते हैं तो वहां पे ये वाला एक फेमस क्वेश्चन मिलता है कि जो एक यूनिक रहता है कि कहाँ पे किलाबंदी नहीं है। तो भिराना नहीं, राखीगढ़ी नहीं, चनहुदड़ो जो है यहाँ पे किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। बाकी बनवाली आपको बताना है, ये राखीगढ़ी और बनवाली का क्या फीचर इसका इम्पोर्टेंट है, क्या फीचर इसका इम्पोर्टेंट है। दोनों के बारे में मैं बताता हूँ कि आप लोग को बस ए और बी सेलेक्ट करना है। एक जो कि सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है और दूसरा जहाँ पे बैल का साक्ष्य मिला है। तो आप लोग को ये दोनों में मैच करना है कि 1 और 4 में कौन सा मैच करेगा, 2 और 4 में, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना है। तो ये हड़प्पाई स्थल आप लोग को अच्छा से हड़प्पाई स्थल के बारे में पूरा पता होना चाहिए। नदी के साथ और कौन उसके उत्खनन करता है उसके साथ पता होना चाहिए। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। 1931 में एन जी मजूमदार के द्वारा किया गया इसका खोज चनहुदड़ो का। ये एक छोटा शहर था, क्षेत्रफल 7 हेक्टेयर, ये सब जरूरी नहीं है। इसमें कोई अन्य उद्योग भी थे, कई अन्य उद्योग थे, जिसमें सीप काटना, धातु कार्य और मोहर बनाना भी शामिल था। 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास शहर को छोड़ दिया गया था। तो ये इसमें ये याद रखना है कि 1931 में जो है एन जी मजूमदार के द्वारा किया जाता है और ये पाकिस्तान में है चनहुदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और ये बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ मिलिंद पन्नों में स्वर्ण भूमि टकोला और चीन के समुद्री यात्रा के संदर्भ मिलते हैं। तो ये वाला जो है सही है और आप लोग को कमेंट करके ये भी बताना है कि मिलिंद पन्नों किसके द्वारा लिखा गया था और कौन से सदी में लिखा गया था। क्योंकि लिटरेचर में मिलिंद पन्नों, हर्षचरित्र और और पुराणों का संकलन, तो इस तरह करके आप लोग को क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाने के लिए ऑलरेडी पूछ चुका है यूजीसी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ निदिशा के अंश में दूरवर्ती पूर्व में प्राचीन भारतीय व्यापार का व्यापक विचार विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, कंबोडिया के हिंदू राजा के एक विवरण चीन द्वारा संरक्षित है जिसे फूनान कहते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट इसका सही है, फूनान कहते हैं। अन्नाम में हिंदू राजा को चंपा कहा जाता था। ये वाला भी सही है, कौंडिन्य ने चंपा के राज्य की स्थापना की थी। ये वाला भी सही है, लेकिन ये जो बी स्टेटमेंट है कि बहुत सारा व्यापार का चर्चा मिलता है, विवरण मिलता है, तो बी हम लोग का गलत हो जाएगा। बी गलत, बी गलत, बी गलत, ए सी डी ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। चल नहीं रहा है सही से मेरा पेन। तो 24 नंबर का हो जाएगा ए सी डी ई, बी नहीं होगा। हम लोग को दूरवर्ती क्षेत्र में नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो यूजीसी बोला है तो सही है फिर, और क्या।
क्वेश्चन नंबर 25 क्रोनोलॉजी ऑर्डर सजाने के लिए बोला है और ये है वर्नाकुलर लिटरेचर के बारे में बोला है। ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग सजा लेते हैं। पद्मावत, मधुमालती, रामचरितमानस, मृगावती, चंदायन। तो ये सब में सबसे लास्ट में तो होगा रामचरितमानस, ही सबसे लास्ट में होगा तुलसीदास वाला। और सबसे पहले आएगा चंदायन, उसके बाद आएगा मृगवती, मतलब कि ई डी जो है पहले आएगा, ई डी पहले आएगा और सी सबसे लास्ट में आएगा, ऑप्शन नंबर 2, और ये खत्म। और पद्मावत आएगा मृगावती के बाद पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी वाला, और मधुमालती आएगा उसके बाद, और सबसे लास्ट में आएगा रामचरितमानस, जो कि 14वीं-15वीं शताब्दी में, रामचरितमानस 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया। बाकी चंदायन के बारे में याद रखना है, 1379-80, और इसके लेखक है मौलाना दाऊद है। ये एक प्रेम कथा है, ठीक है। और मृगावती इसको द मैजिक डो के नाम से भी जाना जाता है। ये कुतबन द्वारा लिखा गया है। ये जो लिखा गया है इसको भी याद रखना है, क्योंकि यूजीसी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन किसके द्वारा लिखा गया है। 1503 में लिखा गया है मृगावती कुतबन के द्वारा, और पद्मावत ये तो फेमस है, मलिक मोहम्मद जायसी का है 1540, जिसमें कि शेरशाह सूरी का भी जिक्र किया जाता है। और फिर मधुमालती है 1545 में, और ये केशव दास के द्वारा लिखा गया है। और रामचरितमानस ये तो फेमस है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारा का सारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रोनोलॉजी कभी लगाने के लिए पूछ लेता है, कभी इसका लेखक कौन है, जैसे याद रखना है कि चंदायन का मौलाना है, मौलाना दाऊद है, मृगावती का कतबन है, पद्मावत का मलिक मोहम्मद जायसी, और मधुमालती का केशव दास है। तो ये वाला को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृति हिस्ट्री एंड ट्रोपोलॉजी में सामान्यतः ऐतिहासिकवाद और उत्तर आधुनिकवाद के मध्य मार्ग को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने इसे आमूल परिवर्तनकारी ऐतिहासिकवाद के रूप में माना है? तो ये वाला किसने कहा है? और सीधा बात ये रखना, याद रख लेना है कि हिस्ट्री एंड ट्रोपोलॉजी जो है, इसके जो लेखक है ये है फ्रैंक एके स्मिथ। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाता है फ्रैंक एके स्मिथ, जिसने कहा था कि इतिहास विज्ञान नहीं है, इतिहास कला है। और इतिहास जो है इतिहासकार के द्वारा लिखा जाता है, और ये जानना बहुत ही ज़्यादा कठिन है कि क्या सत्य है, क्योंकि सब अपने-अपने हिसाब से इतिहास को मोल्ड करते रहता है। इसीलिए ये जानना संभव ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या था उस समय पीरियड में। तो ये इसका मेन आर्गुमेंट रहता है हिस्ट्री एंड ट्रोपोलॉजी में एके स्मिथ का। जब ये आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इनका तर्क है कि इतिहास कोई विज्ञान नहीं है, बल्कि एक कला है। ये वाला स्टेटमेंट को याद रखना है, हो सकता है कि ये स्टेटमेंट आगे आप लोग से पूछ लिया जाए। जैसा कि पूछा गया था, बेरी का स्टेटमेंट से पूछा गया था कि इतिहास केवल एक विज्ञान है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो ये वाला स्टेटमेंट ऑलरेडी पूछा है यूजीसी, तो हो सकता है कि ये वाला भी एक स्मिथ का स्टेटमेंट भी पूछ ले कि इतिहास जो है वो विज्ञान नहीं है, वो एक कला है, जो कि बेरी के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग है ये स्टेटमेंट, ठीक है? तो यूनिट 10 के लिए तो आप लोग प्रीवियस ईयर को ही बहुत अच्छा से एनालाइज कर सकते हो। ये तो मैं आप लोग को पीडीएफ जो दे ही देता हूँ टेलीग्राम पर। हर साल का हम लोग 4 ईयर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हर साल का आप लोग को मिल जाएगा वहाँ पीडीएफ। वहाँ पे जाके आप लोग यूनिट 10 का अलग से बुक लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, और हर वीडियो में मैंने बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और हर साल ही बनता है यहाँ से क्वेश्चन, या तो यहाँ से या विजयनगर से। बोल रहा है कि कौन सा यात्री जो है आगमन किया था उसका क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजा देना है। जॉन मिलेंड हॉल, विलियम फिंच, थॉमस क्योरेट, रॉल्फ फिच, या मनुची। तो इसमें जो है सबसे पहले विलियम फिच ही आएगा। नहीं, सबसे पहले रॉल्फ फिच आएगा, डी आएगा सबसे पहले। रॉल्फ फिच जो कि 1605 सब के आसपास आता है। हालांकि यहीं से ऑप्शन इसका खत्म हो जा रहा है ये क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो गया। पहले रॉल्फ फिच आ गया, फिर विलियम फिच आया। ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, रॉल्फ फिच और विलियम फिच में। तो याद रखना है, आर पहले आया है, उसके बाद भी आएगा बाद में। पी क्यू आर एस टी यू भी जो है वो बाद में आएगा। तो पहले रॉल्फ फिच, उसके बाद विलियम फिंच, ठीक है, ये दोनों को याद रखना है। उसके बाद आएगा आपका जा करके, एक सेकेंड, मैकडोनल्ड है, उसके बाद रॉल्फ फिच के बाद मैकडोनल्ड है, और उसके बाद विलियम फिच है। मतलब विलियम फिच से पहले भी
मिलेंड हॉल है, और उसके बाद है क्यूरेट, और उसके बाद है लास्ट में जाके मनुची है। तो ये वाला तो फेमस है, मनुची वाला। तो इसका हम लोग एक बार ईयर देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। रॉल्फ फिच है 1583 में, रॉल्फ फिच का। मिलेंड हॉल का 1599 में है, और विलियम फिच का 1608 में। तो रॉल्फ और विलियम, ये दोनों को याद रखना है, ये दोनों के बीच में है मिलेंड हॉल, जो कि 1599 का है, और 1608 में विलियम फिच, ठीक है। और क्यूरेट का है 1612 में, और निकोलो मनुची का है 1653 में। तो ये जब ईयर पता चल गया, तो ये भी पता चल जाएगा कि किस किस बादशाह के समय पीरियड में ये आया है। तो ये आप लोग खुद से एनालाइज कर लीजिएगा कि किसके दरबार में वो आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस विनियम ने न्यायालय विधि के किसी अनुमति के बिना लगान का भुगतान न करने के मामले में काश्तकारों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार जमींदारों को दिया था? तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा है। ये सब विनियम से ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन इसमें पूछ लिया है, तो आप लोग को पहले खुद से डिसाइड करना है क्या होगा इसका आंसर। 1799, 1800, 1798, 1801। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, 1799 और 1812 में जो है ये वाला कानून लागू किया गया था, कि जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा पेश किया गया कानून था। इस निविनियम में जमींदार को न्यायालय विधि की किसी अनुमति के बिना किराए का भुगतान न करने की स्थिति में अपने किराएदारों को संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया। मतलब जो किराएदार है, जो जमींदार है, वो सबको बहुत ज्यादा अधिकार दे दिया गया। और यही सब रीजन होता है कि आगे चल करके जमींदार लोग, किराएदार, मतलब कि बड़े बड़े भूस्वामीपति जो है वो आगे चल के ब्रिटिश का समर्थन में रहते हैं बहुत जगहों पे। यही रीजन रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29, और ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रों के बीच परंपरागत सीमाओं को खारिज किया और निश्चय पूर्व कहा कि केवल सभ्यताएं अध्ययन का उचित विषय है? तो ये सभ्यता के बारे में जो जिक्र किया गया है ना, ये किया गया है अर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा किया गया है। और इसका इंपॉर्टेंट बात ये है कि 21 सभ्यताओं के ऊपर जो है ये अपना अ, काम करते हैं, 21 सभ्यता के ऊपर। तो अर्नोल्ड टॉयनबी एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, जो अपने 12 वॉल्यूम ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये वाला किताब को याद रखना है। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो है वो अर्नोल्ड टॉयनबी का है। और टॉयनबी आपको बहुत बार यूजीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। तो इसने क्या किया था, 21 प्रमुख सभ्यताओं की पहचान की, जिसमें मिस्र, सुमेरियन, बेबीलोन, चीन, ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। और इनका बोलना था कि संस्कृति जो है वो सभ्यता होता है, सभ्यता में ढलता है, और सभ्यता का एक उत्थान और पतन का काल होता है। तो इसने जो है, टॉयनबी ने जो है आ, आ, जो राज्य का जो सीमा है उसको ये चुनौती देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इस किताब को याद रखना है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री को याद रखना है, ये अर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर स्थित कुख्यात सेल्युलर जेल में किसने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 8 वर्ष व्यतीत किया और अनोखा अनोखी एवं दलित कुसुम नामक दो गैर फीचर फिल्म का निर्देशन किया? अनोखी और दलित कुसुम। इसका यूजीसी जो है, इसका आंसर लक्ष्मीकांत शुक्ला को बताता है, लेकिन इसका वास्तव में जो है इसका आंसर होगा महेंद्र प्रताप सिंह। तो आप लोग को इसका आंसर महेंद्र प्रताप सिंह को याद रखना है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक इसका आंसर जो है वो महेंद्र प्रताप सिंह को बताया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनटीए इसका आंसर लक्ष्मीकांत शुक्ल को बताया गया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग जाके पीडीएफ से इसको पढ़ सकते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, कि कहाँ पे क्या क्या जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सेठ की लड़की नामक फिल्म का मूल शीर्षक क्या था, जिसका दोबारा पुन, पुनर्नामांकन दया की देवी के रूप में किया गया, गॉड ऑफ मर्सी? तो देख सकते हो कि आप इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी में। और हम लोग जब अगस्त वाले अगस्त 2024 को हम लोग कवर कर रहे थे, तो अगस्त 2024 में भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, जिसमें कि सेठ की लड़की ऑप्शन में था और धर्मात्मा भी ऑप्शन में था। मतलब कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मूवी रहा है उस समय पीरियड का, वहां से क्वेश्चन बनाया है यूजीसी। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर द मिल मजदूर हो जाएगा, जिसका सबसे पहले नाम यही रहता है, बाद में सेठ की लड़की कर दिया जाता है, और लास्ट में फिर एक बार नाम चेंज करके दया की देवी कर दिया जाता है।
मतलब 2 बार नाम चेंज होता है इसका। टोटल मिला के 3 नाम हो गया एक ही मूवी का। द मिल मजदूर, सेठ की लड़की और फिर गॉड ऑफ मर्सी मतलब कि दया की देवी। तो इसको याद रखना है 31 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अकबर के शासनकाल के दौरान चेला निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चेला हरम की प्रहरी नहीं, सैन्य सेनापति ये भी नहीं, दासों का दस्ता, स्लेव कंटेंजमेंट को जो है कहा जाता था, चेला कहा जाता था अकबर के पीरियड में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा अपने घर परिवार को जो है वो सहायता देता था। अंगरक्षक के तौर पे भी इसको नियुक्त किया गया था। अच्छा हथियार व्यवस्था मतलब कि हथियार चालक ये लोग अच्छा थे। हथियार चालक नहीं, हथियार मतलब ताला, मतलब कि भाला, तलवार, तो ये सब जो है इनका पेशा था। इसीलिए ये जो है अकबर के समय पीरियड में, मुगल समय पीरियड में रक्षा का अच्छा काम करते थे, वो दास था वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 और ये बुक एंड ऑथर से है, जैसा कि हमेशा से यूजीसी पूछता है। हेमचंद्र राय चौधरी, दिलीप के चक्रवर्ती, एच डी संकलिया और जे गोंडा। तो इसमें एच डी संकलिया सबसे फेमस है, जिसके द्वारा लिखा गया था प्री हिस्ट्री एंड प्रोto हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सी का 2 को मैच कर देना है, सी का 2 को मैच कर देना है और आंसर हम लोग का खत्म। हेमचंद्र राय चौधरी से भी वैसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है। हेमचंद्र राय चौधरी का किताब का नाम है मटेरियल्स फॉर द स्टडी ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द वैष्णव सेक्ट। तो ये वाला याद रखना है कि ये वाला हेमचंद्र राय चौधरी का है, मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द वैष्णव सेक्ट। एक किताब और है हेमचंद्र राय चौधरी का, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। तो ये वाला किताब भी याद रखना है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। ये वाला भी जो है हेमचंद्र राय चौधरी के द्वारा लिखा गया और एक बार यूजीसी इसी से क्वेश्चन बनाया था, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। लेकिन ये नहीं पूछा था कि ये वाला किसके द्वारा लिखा गया था, ये उसमें ये पूछा था कि किताब का नाम दे दिया था, 4-5 गो किताब का नाम दे दिया था, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, फिर एंशियंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ तमिल टू 600 एडी और हिंदू पॉलिटी। तो इस तरह का किताब का नाम दे दिया था और उसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए पूछा था कि कौन सा किताब कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, उसके हिसाब से क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाओ। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक डिफिकल्टी जा करके कभी कभी यूजीसी क्वेश्चन बना देता है। तो वो सब के लिए भी रेडी रहना है हमेशा, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है ना, तो वो सबके लिए ही हार्ड होता है, ठीक है? इसीलिए जो बहुत भयंकर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, उसके लिए चिंता नहीं करना है। अगर ये सब क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि एच डी संकलिया का प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान ये थोड़ा सा ज्यादा फेमस किताब है और जानबूझ के इसी तरह सेट किया जाता है कि अगर एक दो भी पता है तो फिर आंसर आप लोग निकाल करके ले जाएंगे। और मैंने आपको बताया है कि हर बुक एंड ऑथर को आप लोग अपने कॉपी में मेंशन करते हुए चलिए अभी से ही, ताकि ये वाला साइकिल में तो हेल्पफुल देगा ही आप लोग को दिसंबर वाले में। और यदि आगे के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आप लोग को बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये सब चीज, बुक एंड ऑथर, क्योंकि लगभग 4-5 क्वेश्चन बुक एंड ऑथर का पूछ लेता है और वो 4-5 क्वेश्चन में लगभग नहीं भी तो 15 बुक एंड ऑथर रहता है 4-5 क्वेश्चन में ही सिर्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोल रहा है कि तैत्तिरीय अरण्यक के समापन भाग में तैत्तिरीय उपनिषद और महानारायण उपनिषद सम्मिलित है। तो ये वाला सही कथन है। कथक उपनिषद काले यजुर्वेद से संबंधित है, सही कथन है। इस उपनिषद वासेनी संहिता का समापन अध्याय है, सही कथन है। ए बी सी को अगर हम लोग सही करते हैं तो ए बी सी यहाँ आ रहा है, ए बी सी यहाँ भी आ रहा है, तो डी तो सही है ऑटोमेटिक, क्योंकि डी डी दोनों जगह आ रहा है। तो तैत्तिरीय संहिता को कन्नौ और मध्यान्ह शाखा को पाठ्य शोधन के रूप में जाना जाता है। तो यही वाला इसका स्टेटमेंट जो है ना गलत है, ई नंबर गलत है, याद रख लेना है, सीधे सीधे याद रख लेना है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बहुत डीप जा जाके, और ऐसा करता है यूजीसी जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और उस समय पीरियड का तैत्तिरीय ब्राह्मण, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इस सब से बहुत डीप जा जाके क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी इसी शिफ्ट में देख चुके हैं कि देवी लक्ष्मी के बारे में किस हद तक जा करके
गहराई में जाकर के क्वेश्चन पूछा है। तो एक दो क्वेश्चन इस तरह का रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा डीप रहता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए डरना नहीं है। जितना भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप लोग बस इसको पीडीएफ में जा करके अच्छा से एनालाइज आप लोग करने के बाद आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। बोल रहा है मुगल शासन में राजस्व आकलन के अनेक तरीके थे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इक्तादारी था, सॉरी इक्तादारी नहीं था, जब्ती प्रणाली था, टोडरमल बंदोबस्त था और रैयतवाड़ी भी था। तो कथन वन तो सही है। राज्य के मूल्यांकन के महत्वपूर्ण तरीकों में गल्ला बख्शी, बटाई और भावली था। तो ये वाला राजस्व मूल्यांकन का विधि ये नहीं है, ये फसल बंटवारा का विधि है। तो केवल एक सही है, दो जो है गलत है, मतलब कि ऑप्शन 3 जो है इसका सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो गल्ला बख्शी सब जो है, भावली मूल्यांकन का महत्वपूर्ण तरीका नहीं था। गल्ला बख्शी वस्तु के रूप में राजस्व एकत्र करने की एक विधि थी और इसका उपयोग साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। गल्ला बख्शी से स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। गल्ला बख्शी से, फसल बटाई से, लंग बटाई से, लंग बटाई से तो ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। और फिर फसल बटाई से, तो ये सबसे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, इसीलिए ध्यान रखना है कि ये वाला एरिया जो है मुगल काल का जो भू राजस्व व्यवस्था है वहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, बुस्ट्रा फेडोन क्या है। तो ये एक पूरा का पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये है लेखन शैली है, जिसको कि कभी कभी इंडस वैली से भी कनेक्ट करके देखा जाता है बुस्ट्रा फेडोन को, जिसमें कि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है ये वाला शैली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये बोल रहा है, दोनों तरफ इंग्लिश ही छप गया लेकिन कोई बात नहीं। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस द आइडिया बिलीफ ऑफ यूरोसेंट्रिसिज्म। तो यूरोसेंट्रिसिज्म को कौन चुनौती देता है, मतलब कि पश्चिम को कौन चुनौती दे रहा है। तो ये दे रहा है ओसवर्ल्ड स्पेंगनर, एडवर्ड गिब्बन और वोल्टेयर और फिर कॉन्डरसेट। तो ये वाला जो है, हालांकि ये सब का सब इम्पोर्टेंट है। गिब्बन से भी ऑलरेडी क्वेश्चन बना है, वोल्टेयर से भी क्वेश्चन बन चुका है, जिसमें कि वोल्टेयर का किताब से पूछा था। गिब्बन का भी किताब से क्वेश्चन पूछा है, द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर के बारे में। और लेकिन ये वाला जो आंसर है, इसका आंसर एक होगा। ऑर्नल्ड ओसवर्ल्ड स्पेंगलर, इसके द्वारा लिखा गया था द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, लिखा गया था, ये याद रखना है। द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट जो है ये लिखा गया था स्पेंगलर के द्वारा, और रोमन एम्पायर का डिक्लाइन ये लिखा गया था गिब्बन के द्वारा। आप लोगों को कमेंट करना है कि वोल्टेयर का एक इंपॉर्टेंट किताब है वो क्या है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ये आप लोग का फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट 10 के लिए आप लोग ट्राई कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पी वाई क्यू को ही एनालाइज आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। स्पेंगलर बहुत बार पूछा है, यूरोसेंट्रिसिज्म को ये चुनौती दिया है, द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट लिखा है, और इसने जो है 8 अलग-अलग संस्कृति को विभाजित किया। हम लोग देखें कि टॉयनबी जो है वो एक ही सभ्यता के ऊपर बात करता है, लेकिन ये जो है स्पेंगलर ये 8 संस्कृति के ऊपर बात करता है। और इसका एक बात है कि आत्मा या प्रमुख प्रतीक होती है। स्पेंगलर ने तर्क दिया कि प्रत्येक संस्कृति की अपनी अनूठी आत्मा और प्रमुख प्रतीक होती है, जो कि कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, मतलब कि पतन और उत्थान का समय आता है, ठीक है। और यहाँ गिब्बन के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इनका इसका था द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ये वाला गिब्बन का है। वोल्टेयर भी एक फ्रांसीसी दार्शनिक था, इसके द्वारा भी एक फेमस किताब लिखा जाता है। आप लोगों को कमेंट करना है कि वो किताब कौन सा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि वो किताब से ऑलरेडी यूजीसी क्वेश्चन पूछा है। मैं जो जो भी आप लोग को कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है। आप लोग को ये बात को ध्यान देना है, क्योंकि अभी वाले साइकिल में, दिसंबर वाले साइकिल में हम लोग, ये पॉसिबल नहीं है कि हर ईयर का पीवाईक्यू को कवर किया जा सके। इसीलिए जो भी कनेक्ट हो जा रहा है क्वेश्चन से, वो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 ये पूछ रहा है, ये देखिए इसी इसी पेपर में इसको मैच करने के लिए पूछ दिया है। कवि प्रिय का कौन है। कवि प्रिय का केशव दास है, जिसने कि ये भी मधुमालती भी जो लिखता है, एका थ्री और खत्म, बस इतना ही तो करना था। शिवराज भूषण का तो भूषण त्रिपाठी है। मृगावती का कतबन है। और चंदायन का मौलाना दाऊद है। अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये वाला कवर करके आगे बढ़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिपीट भी बहुत क्वेश्चन होता है, ठीक है।
अच्छा से अगर आप लोग 20 दिन से मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कौन-कौन सा एरिया से क्वेश्चन रिपीट होता है होने का चांस है। और यही आप लोग इमेजिन कीजिए कि यदि आप लोग पूरा का पूरा 15 ईयर का यदि क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हो, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो फिर कितना आइडिया लग जाएगा कि कौन-कौन सा क्वेश्चन आने का चांस है। और मैंने ये वाला चीज़ 2-3 बार किया है, टोटल 3 बार किया है। हर क्वेश्चन, हर पेपर को 3 बार अटेम्प्ट किया है। इसीलिए एक 2-4% आइडिया लग गया है कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके ये वाला चीज़ से। तो आप लोग फीडबैक ज़रूर देना कि कैसा वीडियो लग रहा है आप लोग को, हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और तब तक वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लेना है, ठीक है? क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन को वीडियो को पॉज़ करके खुद से पढ़ लेना है। ये आप लोग का सीरियसनेस दिखाता है कि किस तरह से आप लोग कवर कर रहे हैं। और फिर कॉपी में तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी में अपना सारा कुछ मेंशन करते हुए चल रहे होंगे। ये आधा घंटा 40 मिनट का जो भी लेक्चर होता है, वो बहुत सीरियस वे में आप लोग अपना कवर कर रहे होंगे। लाइक या डिसलाइक करके बता देना है कि कैसा वीडियो लग रहा है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत आप लोग को लग रहा है तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। खैर, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ज़्यादा ज़्यादा इधर-उधर का बात ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि नायक नायक के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि विजयनगर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। नायकों को विजयनगर के राजा द्वारा भूमि अधिकार स्वीकृत किया जाता था, जिसका वह भूमि अधिकार रखते थे। तो ये बात तो सही है, इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ लेंगे अपना। और बी बोल रहा है नायक साम्राज्य की सभी भूमि के स्वामी होते थे। तो ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत है, सभी भूमि के वो स्वामी नहीं होते थे नायक। लेकिन एक बात है कि यूजीसी जो है इसको सही माना है, हालांकि ये गलत है, सभी भूमि के क्योंकि वो नहीं थे। वर्ष 1565 तक नायक विजयनगर के राजाओं के निर्णयों पर पूर्णतः निर्भर होते थे। इसके बाद उन्हें अर्ध स्वतंत्र अधिकार दे दिया गया था, ये वाला बात भी सही है। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 1565 में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है विजयनगर का, वो युद्ध का क्या नाम है और किसके साथ होता है और कौन जीतता है, क्योंकि इससे भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है कि जब आमारन आमारन के अंतर्गत विजयनगर का 75% राज्य था, तो नायक अतिरिक्त सैन्य कार्यावधि के साथ सामंत के रूप में कार्य करते थे। तो ये वाला बात भी इसका सही है। नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त नायकों ने बहमनी साम्राज्य के अफाकी और दक्खनी कुलोने को साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये इसका स्टेटमेंट गलत है। बहमनी में अफाकी और दक्कनी के बारे में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा जब आप दक्कन का हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, जिसमें कि अफाकी कौन था? अफाकी जो कि बाहर से आया था, बाहर से मतलब कि अफ्रीका से जो आया था, जैसे कि मलिक अंबर हो गया, जैसे कि महमूद गावा हो गया, जैसे बहुत सूफी सेंट भी इस समय पीरियड में आए थे। तो ऑलरेडी तो मलिक अंबर से हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन पूछ चुका है और महमूद गावा से भी पूछ चुका है। तो इसीलिए जो है अफाकी और दक्कनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और दक्कनी कौन था? दक्कनी वहां का जो स्थानीय निवासी था, वो था दक्कनी। हालांकि ये बात कभी भी अच्छा से श्योरिटी नहीं हो पाया। उस समय के जो लिटरेचर लिखा गया है, रिचर्ड ईटन के द्वारा लिखा गया है, ए सोशल हिस्ट्री ऑफ दक्कन, और फिर बाकी सब जो शेरवानी भी जो है इसका रेफरेंस देते हैं। तो बाकी सब जो है बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, इसका ई जो है वो गलत है। और ई गलत करने से जो है हम लोग का आंसर 1 नंबर आ जाता है। हालांकि इसका ऑप्शन बी भी जो है वो गलत है, सभी भूमि का जो है वो अधिकारी नहीं थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनटीए जो है वो सही इसको घोषित किया है, इसीलिए याद रख लेना है। कॉन्सेप्ट समझ जाना है कि नायक क्या था, अफाकी क्या था, दक्कनी क्या था। कॉन्सेप्ट समझ जाना है, हो सकता है कि आगे आप लोग से पूछा जा सके, आगे काम आए आप लोग को, ठीक है। और दक्कन का इतिहास के लिए एक एक हिस्टोरियन याद रखना है, रिचर्ड ईटन को याद रखना है, उसके द्वारा लिखा गया था द सोशल हिस्ट्री ऑफ दक्कन लिखा गया था। और द सूफी ऑफ बीजापुर जो है ये भी दक्कन रिचर्ड ईटन के द्वारा ही लिखा गया था। रिचर्ड ईटन अभी क्यों याद आ रहा है? क्योंकि अभी डीयू में जो है रिचर्ड ईटन अभी आने वाले हैं, जिनका मेन थीम जो है वो चालुक्य लेगेसी के ऊपर वो डिस्कस करने वाले हैं डीयू में। तो डीयू जो है कभी-कभी क्या अक्सर जो है विदेशी हिस्टोरियन को बुलाते हैं और इंडिया के ऊपर जो भी पुख्ता काम किया गया है वो जो है उसको डिस्कस करता है। ये रिचर्ड ईटन शायद एरिज़ोना के प्रोफेसर है ये। तो वो अभी डीयू विजिट करने वाले हैं और इनका शायद 6 जनवरी को शायद इनका एक सेमिनार होने वाला है।
देखते हैं अगर यहाँ पे दिल्ली में अगर रहूँगा तो फिर अटेंड किया जाएगा ये सेमिनार को, बाकी चांस तो कम ही है। चांस तो कम ही अटेंड करने का, बताता हूँ जैसा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ लेंगे, हिंदी वाले हिंदी से पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। और ये क्वेश्चन है शिकारपुर के बारे में पूछ रहा है। शिकारपुर हड़प्पा स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट सही है इसका, कच्छ में ही स्थित है शिकारपुर। उत्खनन से मोटी परत का पता चला जिसमें निचली परत पूर्व हड़प्पा चरण को प्रदर्शित करती है, जबकि ऊपरी परत परिपक्व हड़प्पा चरण को प्रदर्शित करती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है इसका। विस्तृत अन्वेषण के प्राथमिक चरणों में गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रतिमान के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। सही है। इस हमें इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह पता चल सके कि शिकारपुर के लोग पालतू पशु के मांस का सेवन करते थे। तो इस तरह का क्वेश्चन जब बड़ा-बड़ा स्टेटमेंट में अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले ना कि कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जिसका इंगित नेगेटिव पर्सपेक्टिव से जा रहा है, तो इसको आप लोग गलत मान सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं आता है तो अगर आता है तो अपना समझ-बूझ से उसको सही करने की कोशिश करना है, और अगर नहीं आता है तो फिर डी को इस हिसाब से डी को आप लोग गलत कर सकते हैं। और ए बी सी यहाँ सही है, ए बी सी यहाँ सही है। स्थल के अध्ययन से पता चलता है कि विभिन्न परतों में वन और जलीय पशुओं के बीच उल्लेखनीय भिन्नताएं थी। तो ये वाला तो मतलब कि हमेशा सही होने वाला ये चीज है। हर सभ्यता में ये वाला चीज होगा ही, भिन्नता तो होगा ही। तो ई वाला भी सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये था आज का हम लोग का डिस्कशन। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा डिस्कशन आप लोग को, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आप लोग को पढ़ाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग को बस नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा-ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग को ऐसा-ऐसा करना सही रहेगा। ये पढ़ाने का कोई पर्पस नहीं है मेरा, ठीक है? आई एम नॉट अ टीचर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। बस मेरा कोशिश आप लोग के लिए बस इतना सा है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा ये नेट जर्नी में दिक्कत ना आए। जितना हो सके उतना मैं हेल्प देने का आप लोग को कोशिश करूँगा। और जो भी इम्पोर्टेंट बुक है आप लोग को टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जा चुका है। हिस्ट्री का यूपीएससी लेवल तक हर बुक आप लोग का टेलीग्राम में अपलोडेड है। चाहे वो विपिन चंद्रा बात करे, चाहे रामशरण शर्मा बात करे, चाहे स्पेक्ट्रम बात करे, चाहे एएल बासम का बात करे, चाहे जितना भी बात करे, अधिकतर बुक आप लोग का पीडीएफ के टर्म में टेलीग्राम पे डला हुआ है। तो उसको भी जा करके आप लोग बेनिफिट उठा सकते हो, यदि आप लोग आगे वाले साइकिल का तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर वाले साइकिल का यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो बस आज के लिए बस इतना ही। लाइक और डिसलाइक करके बता देना है कि वीडियो कैसा लगा, और नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक मारना है, और पसंद आया होगा तो दूसरा को भी शेयर करना है, जिसको भी ये ज़रूरत है, यदि बेनिफिशियल आप लोग को लग रहा है तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो फिर से हम लोग यही जून 2023 को आगे बढ़ाएँगे, 40 से आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखना है, और अपने टारगेट को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहना है। 2024 अब बस कुछ दिन का मेहमान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।